गुड मॉर्निंग दोस्तों, डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी 69वीं और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, इस तरह के तमाम बिहार सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो डी नोबली सिविल सर्विस एकेडमी बीटा ब्रांच ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास यहाँ आयोजित किया जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना हो, आप आकर के क्लास कर सकते हैं। अभी इंडियन इकोनॉमी का सीरीज़ चल रहा है और इंडियन इकोनॉमी में अभी हमने 7 टॉपिक पढ़ाए हैं, आज 8वां टॉपिक चलेगा। सबसे पहले हम इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पढ़ाया गया है। सेक्टर में बांटा गया है इकोनॉमी को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। दूसरा है इकोनॉमी का टाइप्स बताया गया है, जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट, समाजवादी, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये सब पिछले कुछ वीडियो में बताया गया है। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो कम से कम जा कर के पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ इसी में समाहित है। तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने ये शुरू किया था नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, भारतीय वित्तीय बाजार के बारे में आप पढ़ रहे थे। तो इसमें आप पढ़ रहे थे 2 प्रकार के हमारे यहाँ वित्तीय बाजार होता है। एक होता है इंडियन मनी मार्केट और दूसरा होता है इंडियन कैपिटल मार्केट। तो 2 प्रकार के हमारे यहाँ मार्केट होता है, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, एक होता है इंडियन मनी मार्केट, भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा होता है इंडियन कैपिटल मार्केट, भारतीय पूंजी बाजार। तो 2 प्रकार का बाजार होता है। तो एक बाजार का रेगुलेटिंग सिस्टम जो होता है आरबीआई है, यानी कि इंडियन मनी मार्केट का जो रेगुलेटरी बॉडी है आरबीआई है, चूँकि इसमें सारा का सारा फंक्शन बैंकिंग सिस्टम का होता है। इसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट का ये शेयर मार्केट होता है और इसका रेगुलेटरी बॉडी होता है सेबी है। तो 2 प्रकार के हमारे यहाँ बाजार हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे ये आरबीआई के फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अभी आरबीआई के फंक्शन के बारे में। इसके बाद फिर हम इंडियन कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, फिर पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, फिर बजट पढ़ेंगे, फिर नेशनल इनकम पढ़ेंगे, पावर्टी पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्लोबलाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, रूरल डेवलपमेंट प्लान्स, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, इन सब के बारे में फिर पढ़ा जाएगा। लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई को ही हम कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं आरबीआई के बारे में। तो उनको तो फ़ायदा होगा, जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं देख रहे हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। तो पिछले क्लास में हमने ये बताया था आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है नोट छापना, दूसरा है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, फिर है विदेशी विनिमय का नियंत्रण, फिर मौद्रिक नीति के तहत महंगाई पर नियंत्रण करना। और ये आरबीआई का सबसे ज़बरदस्त एक पॉलिसी होता है, मौद्रिक नीति के तहत महंगाई पर नियंत्रण करना। अब हम ये समझेंगे कि मौद्रिक नीति होता क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है। तो हमें ये समझना है मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। भारत में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाया गया है। कब बनाया गया है? ये 2016 में बनाया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें मेंबर कितने होते हैं? इसमें टोटल मेंबर होते हैं 6। 3 मेंबर जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, यानी कि मोदी जी का आदमी इसमें होता है। और 3 व्यक्ति जो होता है ये आरबीआई के तरफ से होता है, जिसमें एक होता है आरबीआई का गवर्नर। तो यही 6 लोग मिल करके डिसीजन ये लेते हैं कि बैंक रेट बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, एसएलआर बढ़ाया जाए, घटाया जाए,
या कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, रेपो रेट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। यही होता है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। और ये मॉनेटरी पॉलिसी को कौन लोग तय करता है? यही 6 लोग तय करता है। 6 लोग में 3 लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के 3 व्यक्ति उसमें रहते हैं, जिसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्री रहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर से संबंधित एक कोई रहता है, और 3 आरबीआई के गवर्नर, 1 गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इस तरह से 6 लोग मिल करके ये मौद्रिक नीति को संचालन करते हैं। साल में ये 6 बार इसकी बैठक होती है, हर 2 महीने पर इन सब का रिव्यू होता है। तो आइए हम एक एक करके ये देखते हैं कि बैंक रेट किसे कहते हैं और बैंक रेट क्या होता है, इसको बढ़ाने पर, घटाने पर क्या महंगाई पर असर पड़ता है, ये आज हम देखेंगे। बैंक रेट, एसएलआर, सीआरआर, ये सब क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। तो आइए ज़रा हम ध्यान से इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करना है आपको कि ये होता क्या है। आइए सबसे पहले हम लेते हैं बैंक रेट को, कि ये बैंक रेट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैंक रेट। देखिए बैंक रेट क्या होता है, सिंपल सा भाषा में ऐसे समझना है कि बैंक रेट होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ जितने भी कॉमर्शियल बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक जिसमें आपका खाता है, तो भारत के जो हमने 12 बैंक बताए हैं वो कॉमर्शियल बैंक सब आते हैं, प्राइवेट बैंक भी कॉमर्शियल बैंक आते हैं। तो जब ये सब बैंक, कॉमर्शियल बैंक को जब बड़ी मात्रा में लोन की आवश्यकता होती है, पैसों की आवश्यकता होती है, देखिए बैंक का मुख्य काम 2 होता है, एक पैसा जमा लेना और दूसरा ऋण देना, लोन देना। तो लोन से ही बैंकों के इनकम होता है। तो एसबीआई क्या करती है कि ये लोन देती है। लोन किसे देती है भाई? तो आम आदमी को देता है, ये आम आदमी को देगा ये। और किसको देगा? ये बिजनेसमैन को देगा, ताकि वो उद्योग धंधा लगा सके, रोजगार में वृद्धि करवा सके। दूसरा ये किसको लोन देगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में देगा। तो तमाम तरह के ये एग्रीकल्चर सेक्टर में देगा। तो किसान अपना इक्विपमेंट जो होता है, जो ट्रैक्टर है या खाद बीज खरीदने के लिए, बैल या पशु खरीदने के लिए, पशुपालन के लिए, मछली पालन के लिए, ये बैंक लोन देता है इन सब सेक्टर को। तब जाकर के सारा का सारा अर्थव्यवस्था ये चलते रहता है, कम ब्याज दर पर ये देता है। लेकिन सपोज अगर एसबीआई के पास पैसा ही न रहे तो ये कहाँ से देगा? तो फिर एसबीआई को लोन कौन देगा? तो एसबीआई को लोन देने के लिए भारत सरकार, इसके बाप बैठा हुआ है आरबीआई। तो सभी बैंकों का बाप होता है आरबीआई। तो ये दौड़ करके जाएगा आरबीआई के पास और आरबीआई इससे पूछेगा कि तुमको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए इसको चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए जब चाहिए, यानी कि इसको चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए जब लोन चाहिए, इसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो ये आरबीआई कहता है कि ठीक है, जितना पैसा है ले जाओ, लेकिन बदले में हम ब्याज लेंगे। तो जब ये आरबीआई जिस रेट पर एसबीआई को लोन देगा लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कहा जाता है बैंक रेट कहा जाता है। तो ये बैंक रेट इसको कहा जाता है। तो बैंक रेट का मतलब क्या हुआ? जब आरबीआई लॉन्ग टर्म के लिए एसबीआई या कि जो भी बैंक है उसको लंबे समय के लिए जब कर्ज देता है, तो जिस रेट पर देता है उस रेट को कहा जाता है बैंक रेट कहा जाता है। तो मान के चलिए अगर ये 5% की दर से दिया, तो अब जो ये आम आदमी को जो ये देगा लोन, तो ये 5% से ऊपर ही देगा। तो अगर ये आम आदमी किसी को लोन दिया, तो ये जब देगा तो ये इंटरेस्ट रेट कहलाएगा। इंटरेस्ट रेट कहलाएगा, यानी कि ये ब्याज दर कहलाता है ये। तो ब्याज दर में अंतर है और बैंक रेट में अंतर होता है। तो बैंक रेट हम किसे कहते हैं?
जब आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है तो बैंक रेट कहलाएगा, लेकिन जब आम आदमी को, बिजनेसमैन को, एग्रीकल्चर सेक्टर को जब ये लोन देगा तो इसे कहा जाएगा इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर कहा जाएगा। अब यहाँ सिंपल सा ये समझना है कि अगर ये 5% पर यहाँ से लोन इसको मिल रहा है तो ये तो कम से कम ये 8% पर ये लोन देगा। तो ऐसे हमारे यहाँ लोन का सिस्टम चलता है। अब ऐसे कल्पना करिए कि अगर ये घटा दे, यहाँ पर अगर ये 2% पर कर दे तो ये भी एसबीआई क्या करेगा, अपना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट घटा देगा और ये 4% पर कर देगा। तो जो लोग नहीं भी लेने वाले थे लोन, वो भी सोचेंगे कि चलो ब्याज दर बहुत कम है, पैसा ले लिया जाए। ऐसा बहुत लोग होते हैं और होते भी हैं। तो बैंक क्या करता है, पकड़ पकड़ के लोगों को देता है, कार लोन देता है, होम लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है। तो ये जब ब्याज दर सस्ता हो जाता है तो बहुत सारी रेवड़ियों की तरह ये पैसा बांटने लग जाता है। और जब सब लोगों के पास पैसा आ जाता है तो सब लोग मार्केट से सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इस वजह से मार्केट में सामान का शॉर्टेज हो जाता है। और जब कोई चीज़ कम हो जाए और ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो इसकी महंगाई बढ़ जाएगा। जैसे टमाटर का कभी भाव बढ़ जाता है, कभी प्याज का भाव बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि खाने वाले बहुत सारे लोग हैं और टमाटर है थोड़ा सा, इसलिए 80 रुपये 90 रुपये भी टमाटर कभी चला जाता है। यानी कि सभी लोगों के पास पैसा आ गया है। तो आरबीआई यही देखता है कि अगर इन सब लोगों के पास पैसा पहुंच गया तो खरीदारी क्रय शक्ति पावर बढ़ जाता है और इतना मार्केट में जब फ्लो आ जाता है पैसों की तो सामान की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है और इस वजह से सामान की जब उपलब्धता कम हो जाए तो यहाँ महंगाई बढ़ना अनिवार्य है। तो यहाँ यही समझना है कि जब ये बैंक रेट घटा दे आरबीआई तो महंगाई बढ़ जाएगा। महंगाई क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि ये भी एसबीआई यहाँ पर सस्ता कर दिया पैसा कम ब्याज दर पर। तो जिसको कार लोन की ज़रूरत नहीं भी था, अगर उसको भी अगर बहुत कम दाम पर पैसा मिल जाए, वो भी सोचेगा कि चलो बहुत कम ब्याज दर है, चलो ये ले लिया जाए गाड़ी। जिसको घर की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसको भी अगर होम लोन मिल जाए वो भी कहेगा चलो ले लिया जाए। तो ऐसे करते हुए मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा और ख़रीदने वाले बहुत आ जाएंगे। यानी कि जब आरबीआई बैंक रेट घटा दे तो महंगाई बढ़ जाती है। अब इसका उल्टा ज़रा देखते हैं। अगर ये 2% से बढ़ा करके 10% कर दे आरबीआई कि अब अगर तुम हमारे पास से लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लोगे तो हम क्या करेंगे, हम अब तुमको अब 10% पर देंगे। एसबीआई क्या करेगा, इसको 14% कर देगा अब यहाँ पर क्योंकि इसी को खुद 10% पे मिल रहा है। तो अब जो लोग लेने वाले थे होम लोन, कार लोन, ये सब अब कोई नहीं खरीदेगा। तो इस तरह से मार्केट में पैसा का फ्लो रुक जाएगा और इस तरह से महंगाई पर कंट्रोल होता है। कोई खरीदेगा ही नहीं सामान, पैसा है ही नहीं मार्केट में किसी के पास। तो अनावश्यक रूप से ना कोई कार खरीदेगा, ना कोई बाइक खरीदेगा, ना कोई घर खरीदेगा। अति आवश्यक जिसको होगा वही कुछ खरीद सकता है। तो जैसे ही आरबीआई का ये रेट बढ़ गया वैसे ही महंगाई कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मौद्रिक नीति के तहत महंगाई पर नियंत्रण रखना। तो यही मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है आरबीआई का। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है कि बैंक रेट को घटाना या बढ़ाना। तो केवल आरबीआई की जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार के 3 अधिकारी हैं, आरबीआई के 3 गवर्नर हैं, डिप्टी गवर्नर, 1 गवर्नर। तो ये सब मिल करके ये तय करते हैं। तो इस तरह से ये बैंक रेट होता है। तो बैंक रेट के बारे में आपको ये समझाया गया कि जब ये आरबीआई बैंक रेट घटा दे तो महंगाई बढ़ जाएगी और जब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा दे तो महंगाई घट जाएगी। और जब ये घटा दे आरबीआई बैंक रेट को घटा दे तब उसके बाद महंगाई, जब ये घटा देगा तो महंगाई बढ़ जाएगा और जब ये बढ़ा देगा तो महंगाई घट जाएगा।
तो इसका सिंपल सा यही फार्मूला है और यही सब चीज़ में इसका लागू होता है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बैंक रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तो महंगाई जो है ना वो घट जाएगा। फिर इसके बाद में जब अगर बैंक रेट को घटा दिया जाए तो महंगाई फिर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा अभी हमने आपको समझाया है। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकेंगे, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे कि SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, MSF क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये हम सब देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।